सुप्रभात बच्चों, मैं इंदु झा हिंदी कक्षा में आज व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। व्याकरण में आज पाठ जो है वो है क्रिया। ठीक है, तो क्रिया में हम लोग सबसे पहले क्रिया में आज क्या सब पढ़ेंगे ये जान लेते हैं। आपको बता दें, पहले क्रिया में क्रिया की परिभाषा, क्रिया का जो मूल रूप है वो जानेंगे, क्रिया के कारण वाक्य में जो परिवर्तन आता है वो, और क्रिया के कितने भेद हैं। तो सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं। ठीक है, तो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या देंगे हम, जैसे वह पढ़ता है, वह गाती है, वे जा रहे हैं, इस तरह से। लेकिन ध्यान देने वाली बात एक है, बच्चे आप देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो। तो यहाँ होने का क्या मतलब है? होने से मतलब ये है कि कुछ काम ऐसे हैं जो हम आप नहीं कर रहे हैं लेकिन अपने आप हो रहा है, जैसे प्रकृति में, लेकिन उसे भी क्रिया कहा जाता है। जैसे वर्षा का होना, सूरज का निकलना, पत्तों का गिरना, बादल का गरजना, ये सब जो है ये सभी क्रिया है। तो जब आप उदाहरण देंगे तो इनको भी साथ में लेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे कि कुछ काम करने का और कुछ काम होने, दोनों का ही उदाहरण साथ साथ पड़ेगा इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्रिया का जो मूल रूप है, वाक्य में जो क्रिया का मूल रूप है वो धातु कहलाता है। और धातु क्या सब होता है, जैसे कि लिख, पढ़, चल, ये सब जो है ये सब धातु है, क्रिया के मूल रूप। इसमें ना शब्द लग गया और ये क्रिया शब्द बन गया। अब देखेंगे कि वाक्य में जो है क्रिया शब्द वो लिंग और वचन के अनुसार अपना जो है रूप बदलते हैं। और लिंग के अनुसार कैसे बदलते हैं, वचन के अनुसार कैसे बदलते हैं, इसे तो उदाहरण देकर स्पष्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, सबसे पहले किस चीज़ का उदाहरण देना होगा, लिंग। ठीक है, लड़का अच्छा गाता है, और वो फिर जो लिंग बदलता है तो फिर देखो क्या होता है कि लड़की, जैसे लड़की अच्छा गाता है था ना, तो क्या हो गया, गाती है। उसी तरह वचन के अनुसार लड़का गाता है और अधिक है वचन में तो लड़के गाते हैं। ये दोनों जो परिवर्तन आया ये किस चीज से आया, तो वाक्य में क्रिया शब्द लिंग और वचन के अनुसार अपना रूप बदलते हैं, ये याद रखना होगा आपको। और अब हम लोग आगे मुख्य चीज पर, वो है कर्म क्रिया जो है उसका भेद। ठीक है, तो क्रिया के जो भेद हैं वो दो आधारों पे होते हैं। पहला कर्म के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं और रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद हैं। तो सबसे पहले कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं वो हैं दो। उसमें पहला क्या है, अकर्मक। तो पहले अकर्मक को देखेंगे। ठीक है, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल, व्यापार से मतलब क्या है, कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक कहते हैं। अब इसका उदाहरण देंगे। ठीक है, राम पढ़ता है, सीता गाती है। तो यहाँ जो क्रिया हो रही है उसका फल सीधा किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर। राम कर्ता, सीता कर्ता। ठीक है, अब आइए दूसरा प्रकार इसका, और वो है सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि राम किताब पढ़ता है, सीता अच्छा गाती है। तो यहाँ सीधा जो है क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। ठीक है, तो इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब अकर्मक में कर्ता पर उसका प्रभाव पड़ता है और सकर्मक में कर्म पर प्रभाव पड़ता है। सकर्मक क्रिया जो है उसके दो भेद किए गए हैं, क्योंकि किसी वाक्य में क्या होता है, कर्म एक होता है और किसी में एक से अधिक होता है। तो इस आधार पर सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विक कर्मक क्रिया। तो एक कर्मक क्रिया का उदाहरण क्या होगा, गाय पानी पीती है, सीता अच्छा गाती है, इस तरह का उदाहरण होगा। तो यहाँ एक कर्म है, लेकिन द्विक कर्मक है, इसमें दो कर्म होते हैं। जैसे माँ बच्चे को रोटी खिलाती है। ठीक है, शिक्षक बच्चों को किताब पढ़ाते हैं। इस तरह से जो है दो कर्म जिसमें दिखेगा वो कहलाएगा द्विक कर्मक क्रिया। ठीक है, अब रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है, 6 प्रकार, इसका नाम याद रखेंगे। और अब सबका हम लोग वर्णन करेंगे, सबको परिभाषित करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सामान्य क्रिया में। सामान्य क्रिया जैसे कि नाम ही है सामान्य,
कुछ क्रियाएं भाषा में रूढ़ शब्द के रूप में प्रचलित होते हैं। रूढ़ क्या होता है? जो हमेशा एक ही तरह का वे मूल क्रियाएं होती हैं। ये मूल धातु में ना जोड़कर बनती हैं, जैसे कि पढ़ना है ना, पढ़ना, लिखना, इस तरह का। और इसका अगर वाक्य में दोगे उदाहरण तो है कि राम पढ़ता है, वह लिखता है, इस तरह से। अब आते हैं दूसरे में, और दूसरा क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा कि जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से करवाता है, दूसरे को करने की प्रेरणा देता है। जैसे कि पढ़ना, पढ़ाया या पढ़वाना। और इसका जो वाक्य में अगर उदाहरण देंगे तो क्या देंगे कि माँ नौकर से काम करवाती है। ठीक है। ठेकेदार मजदूरों से मकान गिरवाता है। दोनों में काम तो हो रहा है, लेकिन काम करवाया जा रहा है, स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, जिससे ये काम पूरा होता है। अब आइए अब तीसरा प्रकार में, जिसका नाम है संयुक्त क्रिया। इसकी क्या परिभाषा है? जब दो या दो से अधिक क्रियाएं, ठीक है, दो या दो से भी अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती है तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण इसका देखें, उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मेहमान चले जाएंगे। ठीक है, तो चले जाएंगे जो है ये यहाँ हो गया संयुक्त क्रिया। दूसरा उदाहरण भी देख लो, वह पढ़ रहा है। यहाँ जो है पढ़ रहा है जो है वो हो जाएगा संयुक्त क्रिया का उदाहरण। अब हम लोग चौथे प्रकार में आ गए, जिसका नाम है नाम धातु क्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नाम धातु क्रिया जो है ये एक और क्रिया से बिल्कुल अलग हटते हैं। देखो इसमें क्या होगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसको क्या बोलते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब प्रत्यय क्या है, इसके लिए थोड़ा पीछे हम लोग याद करते हैं कि हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े हैं ना। तो उपसर्ग क्या है? सबके पहले लगता है और प्रत्यय सबके बाद लगता है। और जब भी उपसर्ग लगेगा तो भी सब जो है एक नया शब्द बन जाता है, और प्रत्यय लगता है तो भी बन जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय क्या है? शब्द है? नहीं, शब्द नहीं है, शब्द के अंश, शब्दांश हैं। तो फिर से लेते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों का अंत में प्रत्यय लगकर जो क्रिया बनती है, अर्थात जो शब्दांश जुड़ता है वह नाम धातु क्रिया कहलाता है। जैसे गर्म शब्द है और इसमें प्रत्यय जुड़ा तो गर्म से बन जाता है गरमाना, हाथ से हथियाना, जैसे बात है तो बतियाना। अब इसे अगर वाक्य में लोगे, वाक्य का उदाहरण देना होगा तो क्या हो जाएगा? वह बहुत गर्मा गया, वह जमीन हथिया लिया, इस तरह से जो होता है इसका उदाहरण होगा। अब आते हैं पांचवा प्रकार, और है पूर्वकालिक क्रिया। ये क्रिया तो बहुत ही आसान है और आपको बहुत जल्दी समझ में भी आने वाला है। क्या है कि जिस क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया के पूरी होने से पूर्व जाना जाए उसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि कोई भी काम संपन्न होगा लेकिन उसके पहले एक और क्रिया होगी। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे वह पढ़कर सोएगा, वह सोएगा, सोने का क्रिया तो वो करेगा लेकिन उसके पहले क्या होगा? पढ़ेगा। वह नहाकर जाएगा, वो जाएगा, जाने का क्रिया करेगा लेकिन उसके पहले एक और क्रिया होगी और वो क्रिया होगी नहाने की क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया में ये होता है। अब हम लोग पहुंच गए अंतिम में, और वो है अनुकरणात्मक क्रिया। कुछ क्रिया शब्द किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनाए जाते हैं। कुछ क्रिया शब्द किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनाए जाते हैं। ध्वनि मतलब क्या होता है? आवाज। ठीक है, तो उसे अनुकरणात्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे ध्वनि, जैसे हमारा है खटखट, ठीक है, तो जब इसको अनुकरणात्मक में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? खटखट, खटखटाना। और टन जैसे है, जैसे घंटी का होता है ना आवाज, टन, तो वो हो जाएगा टनटनाना। हिन है तो हिनहिनाना। अब तीनों का अर्थ भी जानते हैं। हिन क्या होता है? घोड़े की आवाज को क्या बोलते हैं? हिन आता है घोड़ा। तो इन तीनों को वाक्य में भी ले सकते हैं। जैसे कहेंगे ना कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है, घंटी टनटना रहा है, घोड़ा हिनहिना रहा है। तो इस तरह से इसका उदाहरण होता है। तो अब आप एक बात से जरूर कंफ्यूज होंगे, ये कि अगर क्रिया के भेद हमको लिखने के लिए लिखना होगा तो किसका लिखेंगे? रचना के आधार पर लिखेंगे या कर्म के आधार पर लिखेंगे? तो आप निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि जब भी आपको पूछा जाएगा क्रिया के भेद तो उसमें ये जरूर लिखा जाएगा कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद लिखें, और अगर रचना के आधार पर पूछना होगा टीचर को, हम लोगों को, तो क्या होगा कि रचना के आधार पर
क्रिया के भेद लिखें। इसलिए ये दोनों जो है अलग अलग है, और परीक्षा में जब भी पूछा जाता है तो कर्म और रचना ये जरूर उसमें लिखा रहेगा। जिससे कि आप 6 प्रकार वाला आता है तो 6 प्रकार वाला लिखेंगे, और वो आएगा कर्म के आधार पर तो अकर्मक सकर्मक वो जो है वो अलग है, वो भी लिखेंगे। तो और कभी कभी क्या होता है कि आपको 5 वाक्य लिखा रहता है, और कर्म के आधार पर जो है इनमें से आप अकर्मक और सकर्मक सबके सामने लिखना है आपको। तो इसीलिए आपको अच्छे से जानना होगा कि अकर्मक और सकर्मक में क्या फर्क है। उसी तरह रचना के आधार पर जो है 6 जो है इनका कभी अलग अलग से भी परिभाषा लिखने को होता है। जैसे नाम धातु क्रिया को परिभाषित करो, कभी होता है ना कि पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। तो इसलिए इन सभी क्रियाओं का जो है परिभाषा आपको अच्छे से जानना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आप लोग कॉपी में वर्क करते चलेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझने के बाद क्या करना होता है, उसको लिखना होता है, तो वो अच्छी तरह से आता है। ठीक है, थैंक यू चिल्ड्रेन।